रिधान का नाम सुनते ही कासू के चेहरे पर आई प्यारी सी मुस्कान। और दोस्तों की शरारतें, माहौल हल्का जरूर था, लेकिन सबके दिल में चिंता भी छिपी थी। आर्या की तकलीफ को जिस तरह कासू ने समझाया, माँ बाप को खोने का दर्द, अनाथ होने की फीलिंग, वो खालीपन जिसने सबकी आंखें नम कर दी। तीनों का वो ग्रुप हक साबित कर गया, रिश्ता खून से नहीं, एहसास से बनता है। परिवार के साथ गार्डन में चाय और फिर मूंग दाल के हलवे के बहाने दिलों की दूरियां कम होने लगी। शर्माती आर्या, शर्टलेस आरो, हलवे की मिठास के साथ दिल भी फिर से करीब आ गए। सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। इस एक लाइन ने आर्या की आंखों में उम्मीद और प्यार दोनों लौटा दिए। आई लव यू सोना। बीते हुए कल को पीछे छोड़कर दोनों ने फिर से एक नई कहानी शुरू करने का फैसला किया। सब अपने अपने घर आ चुके थे। कास्बी ने सबके साथ ब्रेकफास्ट किया और अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो ही रही थी कि आर्या कास्बी के कमरे में आई। कास्बी ने उसे एक नज़र देखा और फिर अपने बाल बनाने में लग गई। आर्या, अंदर आ सकती हूँ क्या मैं कास्बी? कासू, आप अंदर आ चुकी हैं आर्या दी। आर्या, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई। कासू आर्या की बात काटते हुए, नहीं चाहिए माफ़ी आपकी, आप जा सकती हैं आर्या दी। आर्या कासू के पास आकर, कासू, पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी नफरत की आग में अंधी हो गई थी मैं। सही गलत का फर्क भूल गई थी। कासू आर्या को घूरते हुए, आप एक बार पूरी तरह से जानकारी तो निकाल लेती, और आपने उस विशाल सक्सेना पर भी अंधा विश्वास किया। आपको पता है, अगर ये बात घर पर पता चलती तो रंजीत अंकल और रजनी आंटी को कितना बुरा लगता। उनकी परवरिश पर उंगली उठती, और आपने तो मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालने की भी कोशिश। इसके बाद कासू का गला रूंध गया। उससे कुछ आगे बोला नहीं गया। उसकी आंखें नम हो गईं। आर्या कासू के आगे हाथ जोड़ते हुए, कासू, मुझे नहीं पता था इतना गलत हो जाएगा। वो लोग बस तुम्हारे साथ फोटोग्राफ लेने वाले थे और सोशल साइट्स पर अपलोड करने वाले थे। मुझे नहीं पता था इतना गलत हो जाएगा। वो लोग ज़बरदस्ती करने लगेंगे। आर्या रोते हुए, मुझे माफ़ कर दो कासू। कासू, तो क्या सोशल साइट्स पर फोटो अपलोड होती तो मेरी बदनामी नहीं होती क्या? मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठते थे। मेरे परिवार के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता आपकी गलतफहमी की वजह से। मैं आपको माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आर्या के हाथ नीचे करके, ये हाथ मत जोड़िए प्लीज़। आर्या, प्लीज़ कासू, मुझे। कासू आर्या की बात काटते हुए, आप जा सकती हैं दी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आर्या वहाँ से रोते हुए चली जाती है। कासवी एक लंबी सांस लेती है और अपनी आंखें साफ कर नीचे आ जाती है। वो बाहर गार्डन में आती है, तभी उसे आरव और विहान कार में बैठे दिखाई देते हैं, जो उसी का वेट कर रहे थे। कासू कार का गेट खोलकर अंदर बैठ जाती है। तीनों पीछे ही बैठे थे। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कासू दोनों के बीच बैठी थी। वरुण अपना हाथ माइक की तरफ बढ़ाते हुए, तो क्या कहना चाहेंगी आप कासवी चौहान? आज आपके फियांस, उप्स सॉरी, एक्स फियांस ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? कासवी बिहान का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां अपने मुंह में डालती है और जोर से काट लेती है। कासवी, अपना ये कुत्ते जैसा मुंह बंद रख, वरना पिट जाएगा। आरो, कासू, भड़कना तो हमें चाहिए, पर भड़क तू रही है। तूने अपना और वरुण के रिश्ते का सच हमसे भी छुपाया, क्यों नहीं बताया हमें? कासवी, बताने ही वाली थी, पर एक के बाद एक इतनी चीज़ें हो गई कि मौका ही नहीं मिला। मेरा और वरुण का रिश्ता, फिर अचानक से एंगेजमेंट, दिव्या दी और अजय भाई की शादी, फिर ये विशाल सक्सेना की घटिया हरकतें, हमारी इन्वेस्टिगेशन। वीना बुआ के लिए मासूम सा मुंह बनाते हुए, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। आरो, हाँ, आगे से ध्यान रखना। कासवी और कंजरों,
अगर मैं बता भी देती तो तुम दोनों को तो तुम्हारे इतने नेचुरल रिएक्शन कैसे आते। इस बेवकूफ़ बीहू ने ओवर एक्टिंग करके मेरा प्लान पहले ही फ्लॉप करना था। आखिर भगवान जी ने सारे बेवकूफ़ मुझसे ही मिलवाए हैं। आरो और विहान कासू के पीठ में मुक्का मारते हुए, कंजर हाँ। कासू उन दोनों के बाल अपने एक हाथ से खींचते हुए, शर्म नहीं आती एक लड़की पर हाथ हटाते हुए। विहान हंसते हुए, तू और लड़की, लड़की वाले एक भी गुण है तेरे में। आरो, हाँ, ये कैसे कपड़े पहन रखे, कटी फटी जीन्स और ये लूज टी शर्ट, बाल ये भिखारियों जैसे जमा रखे। काश भी चिढ़कर, ये स्टाइल है, इसे मेसी बन कहते हैं, पर तुम जैसे बेवकूफ़ों के कहाँ ये समझ आएगा। ऐसे ही धमाचौकड़ी मचाते हुए तीनों ऑफिस पहुंच गए। तीनों ऑफिस जाते ही अपने अपने काम में लग गए। शाम में वो लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में गार्डन में आ चुके थे। कासवी और विहान अपने अपने घर में चले गए। आरो गाड़ी पार करके राठौर मेंशन की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे आर्या की आवाज़ आई, पर उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। आर्या रोते हुए, प्लीज़ मेरी बात सुन लो आरो। आरो आर्या की रोने की आवाज़ सुन रुक गया, पीछे नहीं पलटा। आर्या आरो के पास आ गई और पीछे से उसे एकदम टाइट हक कर लिया। आरो खुद को आर्या की पकड़ से छुड़ाते हुए, आर्या छोड़ो मुझे। आर्या रोते हुए और कसकर आरो को पकड़ लेती है, नहीं छोड़ूंगी मैं, माफ़ कर दो मुझे, पता है मैंने बहुत गलत किया अपनी गलतफहमी में। आरो आर्या को अपने से छुड़ाकर दूर हट जाता है। गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने। एक लड़की की इज्जत के साथ खेलना गुनाह है। शर्म नहीं आई खुद एक औरत होकर दूसरी औरत की दुश्मन बन बैठी। अपने इस गुस्से अहंकार की वजह से एक मासूम के साथ गलत कर बैठती तुमने उसे हमेशा बेइज्जत किया, पर उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, पर इस बार हद कर दी तुमने। आर्या, आई नो आरो, मैंने बहुत गलत किया है, पर मुझे एहसास है अपनी गलती का। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। आरो, एहसास होने से क्या होता है, गलत कर चुकी हो तुम, वो बेइज्जती है मेरी, जान बसती है उसमें मेरी। जाओ पहले उससे माफ़ी मांगो, और अगर वो माफ़ कर दे तो मैं भी माफ़ कर दूंगा, पर इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे करना मत। इतना बोल आरो वहाँ से चला गया। आर्या वहीं गार्डन के एक बेंच पर बैठ गई। आर्या खुद से, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, अपने बदले की आग में इतनी अंधी हो गई कि माँ पापा के संस्कारों को भूल गई। कैसे कर सकती हूँ मैं एक लड़की के साथ इतना गलत। मैंने खुद अपने प्यार को ही अपने से दूर कर दिया। आर्या अपने आंसू पोंछते हुए, अब बहुत हो गया, अब कुछ गलत नहीं करूँगी, और मैं कासवी और आरो को मनाने की पूरी कोशिश करूँगी। कासवी बहुत अच्छी है, ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह पाएगी, और आरो वो तो प्यार करता है मुझसे। इतना सोच आर्या भी घर के अंदर चली गई। कासवी अपने रूम में रात को सोने के लिए आकर बेड पर बैठी ही थी कि उसका मोबाइल बीप हुआ। उसने देखा तो व्हाट्सएप मैसेज था किसी अननोन नंबर से। कासवी ने मैसेज ओपन किया, उसमें एक दूल्हा दुल्हन की पिक्चर थी और लिखा था, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। कासवी ने उस शख्स की डीपी थी। कासवी की डीपी देखी तो रिधान की फ़ोटो थी। कासवी ने अपना माथा पीट लिया। कासवी मन में, यह आदमी पागल हो गया क्या, पहले मुझे इतना हर्ट कर दिया है, अब इनको मुझसे शादी भी करनी है। कासवी ने अपना मोबाइल साइलेंट किया और सो गई। एक फूलों से सजा हुआ कमरा था। कमरे में दुल्हन के लिबास में एक लड़की और दूल्हे के लिबास में एक लड़का था। लड़का, तुम्हारी औकात नहीं मेरी बीवी बनने की। लड़की, मुझे भी कोई शौक नहीं था तुम जैसे लफंगे से शादी करने का, मेरी मजबूरी थी इसलिए करनी पड़ी। लड़का, ओ मजबूरी, हाँ ये सब बहाने हैं तुम्हारे। तुम भी उन्हीं लड़कियों में से एक हो जो अमीर लड़कों को फंसाना जानती हो। लड़की आगे बढ़ लड़के को थप्पड़ मारने वाली होती है कि तभी लड़का उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है। तभी लड़की उस लड़के के पैर पर अपना पैर मार देती है। लड़का, तुमने बहुत गलत किया मुझसे उलझकर, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कासवी अचानक से घबरा कर उठ गई।
काशवी पसीने से तरबतर थी। काशवी मन में, हे भगवान, इतना भयानक सोना, वो भी उन पागल आदमी रिधान को लेकर। अब ये आदमी मुझे चैन से सोने भी नहीं देगा क्या? काशवी ने एक लंबी सांस ली और मोबाइल में टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। काशवी ने पानी पिया और आकर वापस लेट गई। थोड़ी देर में उसकी नींद आ गई। यहाँ शेखावत हाउस में कोई था जो अभी भी जग रहा था। उसकी आंखों में नींद की जगह प्यार के एहसास थे और चेहरे पर प्यारी सी स्माइल। वो अपने मोबाइल में काशवी की पिक थी जो काफ़ी पुरानी थी। वो शख्स एकटक काशवी की पिक को देखकर उस पर हाथ फेर रहा था। आज शेखावत हाउस में सब इकट्ठा थे। आज संडे था तो सब बिना किसी जल्दबाजी के नाश्ता कर रहे थे। रजनी जी नम आंखों से, आजकल बहुत चुप हो गई है आर्या आप। क्या अब हम आपके मम्मी पापा नहीं रह गए? उस दिन सच्चाई पता चलने के बाद से ही आपका बर्ताव बदल गया है। आर्या, मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप हमेशा मेरी मम्मा रहेंगी। पापा और आपकी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। माँ ने सिर्फ जन्म दिया है, आपने मुझे संस्कार, अच्छे बुरे की समझ और अपने पैरों पर खड़ा किया है। रंजीत जी हंसते हुए, देख रही हैं रजनी जी, हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आर्या, मैं कितनी भी समझदार हो जाऊं, आप लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ने वाली। रजनी जी मुस्कुराते हुए, और हम भी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी हमें परेशान करना कभी छोड़े। तभी विहान सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ गया। वो आकर अपनी जगह पर बैठा। विनायक जी, आज बहुत लेट हो गए छोटे उस्ताद। विहान ब्रेकफास्ट करते हुए, कल रात में जल्दी नींद नहीं आई, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। रजनी जी, क्यों विहू बेटा, हमारे लिए कोई बहू ढूंढ ली है क्या, जिसके ख्यालों में ही तुम्हें रात में नींद नहीं आई? उनकी ये बात सुन विहान को जोर जोर से खांसी आ गई। रिदा ने उसे पानी का गिलास दिया तो विहान एक झटके में पानी पी गया। रंजीत जी, क्या रजनी जी, आप हमारे बेटे को परेशान कर रही हैं? विहान मासूम मुंह बनाते हुए, देखिए ना बड़े पापा, सब मुझे ही सताते हैं। बड़ी मम्मा भी आज सता रही हैं। वर्षा जी विहान के कान पकड़कर, हाँ बेटा, बहुत मासूम हो ना तुम। विहान, आउच, मम्मा छोड़िए ना प्लीज़। वीरेन जी, नौटंकी देखी साहबजादे की। वो तो भला हो काशवी और विहान का, जो उन्होंने कंपनी इतनी अच्छी तरह से संभाल रखी है, वरना ये नालायक तो सब डुबा देता। रिधान हंसते हुए, बिल्कुल सही कहा आपने पापा। विहान मासूम सा मुंह बनाते हुए, दादी निर्मला जी, मेरे बच्चे को कोई परेशान नहीं करेगा। थोड़ा नालायक है तो क्या हुआ, टेढ़ा है पर हमारा है। उनकी ये बात सुन सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। ये देखकर विहान का मुंह बन गया। तभी उसके मोबाइल पर कासू का मैसेज आया जो उसे गार्डन में बुला रही थी। विहान ने फटाफट अपना नाश्ता किया और बाहर निकल गया। विहान जब बाहर गार्डन में आया तो वहाँ आरव और काशवी पहले से ही मौजूद थे। वो गार्डन में लगे हुए बेंच पर बैठे थे। विहान भी आकर काशवी के बाजू बैठ गया। आज तीनों ने ब्लैक हुडी विथ ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। विहान, सुबह सुबह मैसेज करके बताया कि आज ब्लैक हुडी पहनना है और अभी गार्डन में भी बुला लिया। तेरे इस खुरापाती दिमाग में चल क्या रहा है? काशवी ने उन दोनों को देखकर एक तिरछी मुस्कान दे दी। आरव, ऐसी स्माइल मत दे मेरी माँ, तू जब भी ऐसे स्माइल करती है ना तो कुछ ना कुछ कांड करती है। काशवी, अब चिल करो ना यार, कैसे फट्टू हो दोनों। तुम लोग भूल जाते हो क्या, तुम काशवी द ग्रेट के दोस्त हो। विहान, डरना पड़ता है, तेरी हरकतें वैसी है। कासू, मतलब तुम दोनों साथ नहीं दोगे मेरा? आर और विहान, बिल्कुल नहीं। कासू, सोच लो। आर और विहान, सोच लिया। कासू अपने हाथ झाड़कर उठते हुए, फिर मैं शेखावत मेंशन और राठौर मेंशन में जाकर बता देती हूँ कि जो तुम लोग पिछले टाइम कंपनी का प्रोजेक्ट बोल गोवा गए थे वो झूठ था। तुम लोग बस वहाँ अपने टुच्चे दोस्तों के साथ घूमने गए थे। वो तुम दोनों जो दारू पी रहे थे ना, उसकी वीडियोस भी है मेरे पास, जो मुझे राज ने भेजी थी। विहान और आरव काशवी को पकड़कर बैठा देते हैं। आरव, अरे पागल, तू तो बुरा मान गई। विहान,
तू तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, हम तेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। काशवी तिरछी मुस्कान के साथ, गुड बॉयज, इतना कहकर वो दोनों के बाल बिगाड़ देती है। आरो, प्रॉमिस कर, काम हो जाने के बाद तू वो वीडियोस डिलीट कर देगी। काशवी कासू की जबान पर संदेह नहीं करते, विहान खींचते हुए, तू प्रॉमिस करना वे। कासू मुंह बनाते हुए, मैं तुम दोनों कुत्तों से प्रॉमिस करती हूँ कि तुम दोनों मेरा काम कर दोगे तो मैं वो वीडियोस डिलीट कर दूंगी। तुम दोनों भी क्या याद करोगे, किस दिल वाली से पाला पड़ेगा। कासू की इस बात पर विहान और आरो कासू को घूरने लगते हैं, पर बाद में वो तीनों ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। विहान, अब बता भी क्या करना है। काशवी, फॉलो मी बॉयज। इतना कहकर काशवी आगे बढ़ जाती है और आरो विहान दोनों उसके पीछे बढ़ जाते हैं। काशवी अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर ही रही थी कि बाहर से जोर जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। कासू ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और सीढ़ियाँ उतर कर हॉल में आ गई, पर हॉल में कोई नहीं था। कासू बाहर गार्डन में आ गई। राठौर, शेखावत, चौहान मेंशन के सारे मेंबर वहीं मौजूद थे। काशवी को तो पहले कुछ समझ में नहीं आया, पर जैसे उसने आरो और विहान की तरफ देखा तो वो लोग उसे ही घूर रहे थे। उसे कुछ कुछ समझ आ गया। कासू मासूम सा चेहरा बनाते हुए, क्या हुआ रहेजा अंकल, आप इतना मुंह क्यों, आई मीन चिल्ला क्यों रहे हो आप। रहेजा अंकल कासू को गुस्से में घूरते हुए, देखिए चौहान साहब, आपकी पोती कितनी भोली बन रही है। कासू रहेजा जी को घूरते हुए, मैं हूँ ही भोली भाली सी, आपके कहने का मतलब क्या है रहेजा अंकल। रहेजा अंकल अपनी डॉगी को आगे करते हुए, यह है कहने का मतलब। उनके डॉगी के सारे बाल ट्रिम कर दिए थे। उनका डॉगी एंटरटेनमेंट वाले कुत्ते जैसा था, जिसके बहुत सारे बाल होते हैं। उसके सारे बाल ट्रिम कर दिए थे। वो बहुत अजीब दिख रहा था। कासू अपना मुंह बनाते हुए, ई ऊ, कितना अगली सा कुत्ता है ये। कासू का ऐसा रिएक्शन देख सब मुंह दबाकर हंसने लगे। व्यू धीरे से आरो के कान में, मुझे स्ट्रांग फीलिंग ये लड़की आज हमारी लंका लगाने वाली है। आरो, मुझे तो यकीन है आज हमारी वाट लगने वाली है। रहेजा जी चिढ़कर, ये कुत्ता नहीं मोतीलाल है मेरा। चौहान साहब समझा दीजिए अपनी पोती को। अशोक जी सख्त होकर, आप कहना क्या चाहते हैं रहेजा साहब, शांति से कहिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। रहेजा जी, आपकी पोती और राठौर साहब और शेखावत साहब के पोतों ने कासू, आरो और वीहू की तरफ उंगली करते हुए मेरे मोतीलाल की यह हालत की है। इसके सारे बाल ट्रिम कर दिए हैं। कासू फिर मुंह बनाकर, रहेजा अंकल, आप ऐसे इल्जाम लगाओगे मुझ पर और मेरे वडीज पर। देखिए कितने मासूम हैं ये दोनों, बिल्कुल आपके मोतीलाल जैसे। उसकी ये बात सुन सबने किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल कर रखी थी। रिदान मन में, पूरी की पूरी नौटंकी है ये लड़की, कांडी है एक नंबर की। विजय राठौर सख्त आवाज में, मिस्टर रहेजा, जो कह रहे हैं क्या वो सच है? आप तीनों ने ये किया है ये सब? तीनों एक आस भरी नज़र से अजय और दिव्या की तरफ देखते हैं। अजय, दादाजी, रहेजा अंकल तो हमेशा इन तीनों पर चिढ़ते रहते हैं, और ये तीनों ऐसा क्यों करेंगे? दिव्या, जी दादाजी, अजय सही कह रहे हैं, जरूर रहेजा अंकल को कोई गलतफहमी हुई है। विनायक शेखावत, दिव्या और अजय, आप तो चुप ही रहिए। आपकी सह की वजह से ही ये तीनों हमेशा कोई उटपटांग हरकत करते रहते हैं। अब तीनों ने उम्मीद से हिमांशी और हर्षा हर्षल की तरफ देखा। हिमांशु, दादाजी वो। अशोक चौहान हिमांशु को घूरते हुए, आप भी चुप ही रहिए। हर्षा, दादाजी वो। अशोक चौहान, आप 6 लोगों के सह की वजह से ही इनकी हरकतों को बढ़ावा मिला है। दिव्या, अजय, हर्षा, हर्षल, हिमांशु, हिमांशी अब चुप होकर खड़े हो गए। विनायक शेखावत, भाई साहब कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। कासू नीचे सर झुकाकर, जी दादाजी, ये हमने ही किया। रहेजा साहब, बड़े शातिर हैं आप सबके पोता पोती, पूरा काम बड़े सफाई से किया, पर इन्हें ये नहीं पता हमारे गार्डन के आम के पेड़ पर सीसीटीवी है, उसमें इनकी हरकत रिकॉर्ड हो गई। कासू, अंकल आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई मर्डर कर दिया हमने, बस एक खुजली वाले कुत्ते। रहेजा जी चिढ़कर कासू की बात करते हुए, कुत्ता नहीं मोतीलाल है वो मेरा, और उसे कोई खुजली नहीं है।
कासू, फाइन अंकल, बिना मोती वाला मोतीलाल जो आपका कुत्ता है। अंकल, आप बिना कितनी इज्जत देते हैं एक कुत्ते को, जितनी इज्जत मैं अपने इन दोस्तों को भी नहीं देती। उसकी इस बात पर विहान और आरो उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगे। रहेजा जी चिढ़कर कुछ बोलने को हुए, तभी विजय जी की आवाज़ आई, माफ़ी मांगिए आप तीनों रहेजा साहब से। कासू, मैं? अशोक चौहान, कोई बहस नहीं कासू, भाई साहब सही कह रहे हैं, माफ़ी मांगिए आप तीनों। कासू ने जैसे ही रहेजा जी की तरफ देखा तो रहेजा साहब ने एक तिरछी विजयी मुस्कान दे दी। कासवी मन में, कमीना कैसे मुस्कुरा रहा है। तीनों साथ में, सॉरी रहेजा अंकल। रहेजा जी विजयी मुस्कान के साथ, अच्छा हुआ माफ़ी मांग ली तीनों ने, अगली बार ऐसी हरकत की तो पुलिस कंप्लेन होगी। इतना कहकर रहेजा जी वहाँ से चले गए। कासवी ने एक बार सबकी तरफ नज़र डाली तो सब उसे ही घूर रहे थे, विधान को छोड़कर। आरो और विहान भी उसे घूर रहे थे। आखिर उनकी इतनी बेइज्जती जो की थी कासू ने। कासू वहाँ से निकलने की तैयारी में थी कि तभी अजीत जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अजीत जी, कहाँ जा रही हैं आप कासू? कासू, पापा, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है कल, उसे ही कंप्लीट करना है। वीना जी कासू का कान पकड़ते हुए, ये सब शरारतें करते वक्त नहीं थी प्रेजेंटेशन, अब अचानक से आ गई। कासू, मम्मा छोड़िए ना, दर्द हो रहा मम्मा। विजय दादू, बिमला दादी, देखिए ना कैसे कर रही हैं। पापा आप तो कुछ बोलिए। भाई भाभी। विजय जी, बहू बिल्कुल सही कह रही है, आज आप लोगों ने हरकत ही वैसी की है। कासू, दादू, मैं सजा के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, ये भी तो मेरे साथ थे। आरो और विहान की तरफ उंगली बताकर, इन्हें भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। उसकी इस बात पर तो एंगर जोर जोर से हंसने लगे, पर अशोक जी ने उन्हें आंखें दिखाई तो सब चुप हो गए। अब तो आरो और विहान मुंह फाड़े उसे ही देख रहे थे। कासू, ऐसे क्या मुंह फाड़े देख रहे हो? तुम लोग नहीं थे क्या मेरे साथ शामिल? विनायक जी, अब आप लोग बताने का कष्ट करेंगे कि आपने क्यों उनके कुत्ते की ऐसी हालत की। विहान, दादू, मोतीलाल कहिए वरना रहेजा अंकल फिर लड़ने आ जाएंगे। विहान की इस बात पर विनायक जी उसे घूरने लगे। कासू, हम तीनों जाते हैं ना मॉर्निंग वॉक पर, तो रहेजा अंकल उस कुत्ते को छोड़ देते हैं। वो दादू, उनका वो बिना मोती वाला मोतीलाल हमेशा हम पर भौंकता रहता है। मैंने रहेजा अंकल से कहा, अंकल इसे बांध कर रखा कीजिए, किसी दिन काट लेगा, भौंकता तो है ही है। तो रहेजा अंकल बोले, मेरे मोतीलाल का टेस्ट इतना भी खराब नहीं है, वो बस अच्छी चीज़ खाता है। उसकी ये बात सुन सब जोर जोर से हंसने लगे। विजय जी, तो आपने उनके कुत्ते की ये हालत कर दी। कासवी ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। वीरेंद्र जी, ऐसा नहीं करते बच्चों, किसी को परेशान करना गलत बात है। राजेश जी, आप लोग प्रॉमिस करो आगे से ऐसे किसी को परेशान नहीं करेंगे। उनकी इस बात पर तीनों ने अपने दांत दिखा दिए। रंजीत जी, ये लोग नहीं सुधर सकते। विजय जी, अगर आप लोगों ने आगे से ऐसी कोई हरकत की तो आप सबको अपनी इवेंट कंपनी बंद करके घर के बिजनेस में हाथ बटाना होगा। रंजीत जी, चाचा जी सही कह रहे हैं। फिर सब वहाँ से चले गए। कासू भी फटाफट भागने को हुई, पर विहान और आरो ने उसे दबोच लिया। फिर तीनों पूरे गार्डन में भागने लगे। आखिर विहान ने कासू को पकड़ लिया। विहान, बकरी जैसी दिखने वाली चुड़ैल, आज कैसे सबके सामने मैं कर रही थी। आरो कासू की पीठ में मुक्का जड़ते हुए, हम तुझे उस कुत्ते मोतीलाल के जैसे दिखते हैं। कासू, हम सही कह रहे हैं, मैंने तुम्हारा कंपेरिजन मोतीलाल के साथ करके उस बेचारे कुत्ते की बेइज्जती कर दी ना। इतना कहकर कासू जोर जोर से हंसने लगी। विहान, ओए चुड़ैल जैसे हंसना बंद कर और हमारा वीडियो डिलीट कर। कासू, कौन सी वीडियो? आरो, वही गोवा वाली वीडियो, हम दोनों की जो राज ने तुझे सेंड की थी। कासू, मुझे तुम लोग छोड़ोगे तो मैं वीडियो डिलीट करूँगी ना। उन दोनों ने कासवी को छोड़ दिया तो कासू घर में भाग गई और रुककर बोली, मेरे पास वैसी कोई वीडियो थी ही नहीं, मैं तुम दोनों की फ़ोटो ना रखूं अपने मोबाइल में, वीडियो तो दूर की बात है। और उन दोनों को जीप चढ़ाकर भाग गई। विहान और आरो ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो भी हंसने लगे। दोनों साथ में अपना सर हिलाते हुए, पागल लड़की। फिर दोनों भी अपने अपने मेंशन की तरफ चले गए।
कासवी ने सबके साथ खाना खाया और छत पर चली आई। उसके कानों में ईयरपॉड्स लगे थे। तीनों परिवारों की छत जुड़ी हुई थी, इसलिए छत बहुत बड़ी थी। कासू वहाँ लगी चेयर्स पर बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये कासवी की फेवरेट जगह थी। कासवी को बहुत अच्छा लगता था रात में छत पर बैठना, ठंडी हवाओं को महसूस करना और तारों को देखना। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बाजू में बैठा है। तो उसने अपने बाजू में देखा तो रिधान बैठा था। कासवी को लगा कि उसकी इमेजिनेशन है। कासू ने फिर एक बार आंख बंद की और फिर आंखें खोलकर अपने बाजू में देखा तो रिधान सच में बैठा था और बेहद प्यार से उसे देख रहा था। असल में रिधान पहले से ही वहाँ मौजूद था। वो ऐसे ही टहलने के लिए छत पर आया था और कासू को बैठे देखा तो उसके पास ही बैठ गया। कासू ने रिधान को देखा तो वहाँ से जाने के लिए उठी, पर रिधान ने उसका हाथ पकड़ वापस उसे अपनी जगह बैठा दिया। कासू सख्त आवाज में, हाथ छोड़िए मेरा। रिधान मुस्कुराते हुए, नहीं छोड़ना। कासू, मैंने कहा छोड़िए मेरा हाथ। रिधान, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो तो छोड़ दूंगा। कासू चिढ़कर, मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है आपके सवालों में, तो बेहतर होगा कि आप मेरा हाथ छोड़ दें। रिधान, अरे जाना, क्यों अपना खून जला रही हो गुस्सा करके। कासू गुस्से में, डोंट कॉल मी जाना, आप ये हक खो चुके हो। रिधान प्यार से, मैं तो बोलूँगा अपनी जान को जाना, इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। कासू एक तिरछी मुस्कान के साथ रिधान का हाथ जोर से झटक कर खड़े होते हुए, अरे मिस्टर रिधान शेखावत, आपको शोभा नहीं देता उस लड़की को जाना बोलना, जिसने ना जाने कितने लड़कों को अपने ऊपर हक दे रखा है। उसकी ये बात सुनकर रिधान की आंख में नमी आ गई। रिधान नम आंखों से, कासू प्लीज। कासू नफरत से, क्या मिस्टर शेखावत, ये सब लफ्ज आपके ही कहे हुए हैं, मैं तो बस रिपीट कर रही हूँ। रिधान, उस वक्त मैंने गुस्से में कहा था तुम्हें वरुण के साथ देख करके। कासू चिल्लाते हुए, तो क्या आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाओगे, मेरे परिवार के लिए बोलोगे। मैं खुद को हर्ट करने पर आपको माफ भी कर देती, पर आपने मेरे आत्मसम्मान और मेरे परिवार पर उंगली उठाई है, उसके लिए कभी माफ नहीं करूँगी। विधान, कासू प्लीज यार, ऐसा मत बोलो, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। कासू, कौन सा प्यार मिस्टर शेखावत, उस प्यार का कोई मतलब नहीं जहाँ दिल में कोई और, बिस्तर में कोई और होता है। ये बात सुनकर रिधान की आंखों में आंसू आ गए। रिधान मन में, कैसे समझाऊं तुम्हें कासू, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं छुआ। मुझे पता था तुम्हारी नज़र है मुझ पर, मैं चाहता था तुम भी तड़पो मेरे लिए जैसे मैं तड़प रहा हूँ। मैं बस तुम्हें दिखाने के लिए उन लड़कियों के साथ घूमता था, एक कमरे में भी रहता था, पर कभी किसी को नहीं छुआ। बस उन्हें पैसे दे देता था जिससे वो अपना मुंह ना खोले किसी के सामने। रिधान अपनी ही सोच में गुम था। तब तक कासू वहाँ से चली गई थी। रिधान भी कुछ देर तक वैसे ही वहीं खड़ा रहा और फिर वो भी वहाँ से चला गया। यहाँ आर्या खाना खाने के बाद गार्डन में गई थी। आर्या अपने किसी क्लाइंट से बात करते हुए गार्डन में टहल रही थी। तभी उसकी नज़र गार्डन के बेंच पर बैठे आरव पर गई, जो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद आर्या ने फ़ोन रख दिया और जाकर आरव के बाजू में बैठ गई। आरव आर्या को देखकर वहाँ से उठने लगा, पर आर्या ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और उसे फिर से बैठा दिया। पता नहीं क्या जादू था आर्या की आंखों में, आरव से मना नहीं कर पाया और बैठ गया। आर्या आरव की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए, याद है जब तुम और मैं एक ही स्टैंडर्ड में थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो कैसे तुम रोते थे स्कूल जाते वक्त, कितना रोते थे तुम। और तुम हमेशा संभाल लेती थी मुझे। अब आप सब सोचोगे कि ये कैसे, तो वो ऐसे कि आरव और आर्या एक ही एज के हैं, पर जब आरव फर्स्ट स्टैंडर्ड में था उसकी नानी की डेथ हो गई थी। वो बहुत अटैच था अपने नाना नानी से, इसलिए वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था अपनी नानी के जाने के बाद, और नाना जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो आरव की मम्मा मतलब रीना जी ने फैसला किया कि आरव को नाना जी के पास ही रहने दिया जाए, जिससे नाना जी का मन बहल जाएगा। रीना जी इकलौती संतान थी अपने माता पिता की, तो
आरो को अपने नाना जी के पास ही छोड़ दिया। आरो भी उनके साथ उनके घर रहने लगा, पर आरो का अब पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। सबके लाख जतन के बावजूद भी वो नहीं जाना जाता था स्कूल। तो आरो के नाना जी ने कह दिया कि मेरा नातिन नहीं चाहता तो नहीं जाएगा वो स्कूल। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो राठौर परिवार ने भी कुछ नहीं कहा। ऐसे ही 3 साल बीत गए, पर आरो स्कूल नहीं गया। उसके बाद नाना जी गुजर गए, तो आरो वापस राठौर मेंशन आ गया। अब वो पहले जैसा शरारती नहीं था, वो शांत हो गया था। वो स्कूल भी जाने लगा था, पर वो 3 क्लास पीछे था, मतलब कासू और बिहू के साथ। तब से तीनों की दोस्ती है। फिर आरो भी उन दोनों के साथ रहते हुए नॉर्मल हो गया, इसलिए वो बेस्ट बडीज है और साथ में काम करते हैं। आर्या आरो के कंधे पर सर टिकाते हुए, आरो सब पहले जैसा नहीं हो सकता क्या? हम अपने रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते क्या? आरो आर्या को अपने से दूर करते हुए, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है आर्या, क्या किया है तुमने? तुमने एक लड़की की इज्जत का सौदा कर दिया था अपने स्वार्थ के लिए। बिना पूरी बात जाने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने चली थी तुम। और वो लड़की मेरी जान, मेरी बेस्टी है। कोई और भी लड़की होती तो मेरा सेम रिएक्शन होता। आर्या नम आंखों से, पता है बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, मुझे एहसास भी है उस चीज़ का, माफ़ कर दो मुझे। आरो मैं कोई नहीं हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला। माफ़ी उससे मांगो जिसकी गुनहगार हो तुम, और प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। इतना कहकर आरो वहाँ से चला गया। आर्या ने भी अपने आंसू पोंछे और शेखावत मेंशन की तरफ बढ़ गई। आरो, विहान और कासू तीनों अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। तीनों टेंशन में दिखाई दे रहे थे। काश भी अपना सर पकड़कर बैठी थी। आरो, ये मिस्टर गुप्ता का अचानक प्रोजेक्ट के लिए मना करना कुछ अजीब नहीं लगा? विहान, अजीब नहीं है, साफ है ये काम किसी राइवल कंपनी का हो सकता है। काशवी, ऋतिक जामवाल का काम है ये। आरो, ये ऋतिक जामवाल वही है ना, पॉलिटिशियन बिशंबर जामवाल का बेटा? विहान, उसका बाप काफ़ी कमीना है। मैंने तो ये तक सुना है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और सब गैर कानूनी धंधे करता है। काशवी, उसका भाई जेल में सड़ रहा है ना, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। आरो, ये विराज जामवाल का भाई है जिसने रीनल के साथ वो सब किया था? काशवी, हाँ, वो विराज जामवाल का बड़ा भाई है। अपने छोटे भाई के सारे कारनामों को यही ढकता है, इसलिए उसे छूट मिल गई किसी की भी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की। विहान, तो क्या करना है अब? काशवी, अब हमें ऐसा कोई चाहिए जो हमारे भरोसे का हो, जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करे, क्योंकि मिस्टर गुप्ता हमारे फाइनेंसर भी थे और जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है उससे हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ है। आरो, हाँ, पर हम अब फाइनेंसर कहाँ से लाएं इतने कम टाइम में? बयान, कोई भरोसे वाला इंसान चाहिए, क्योंकि ऋतिक जामवाल पूरी कोशिश करेगा हमें और नुकसान पहुंचाने की। काशवी, अब ऐसा कौन है? अजय भाई भी आज ही हनीमून पर गए हैं, उन्हें परेशान नहीं कर सकते। आरो, घर वालों से कहेंगे तो वो कहेंगे हमने पहले ही कहा था फैमिली बिजनेस संभालो, पर तुम लोगों ने नहीं सुना, अब देखो क्या हो रहा है। बयान, एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। आरो और कासू, कौन? विहान, रुको, मैं 1 मिनट में आया। विहान बाहर गया और किसी को कॉल लगाती। थोड़ी देर बाद वो अंदर आया तो उसके चेहरे पर स्माइल थी। कासू, कौन कर रहा है हम मदद हमारी? विहान, वो आ रहे हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम दोनों को। आरो, अब इस ऋतिक का क्या करना है? विहान, हाँ, इसका जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सरदर्द बन जाएगा। काशवी, हाँ, वो अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन प्रोफेशनली निकाल रहा है, उसे तो अपने तरीके से बात करनी ही पड़ेगी। आरो, मिलाते हैं उससे भी। कासू, एक बार ये फाइनेंसर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर उससे भी मिल लेंगे। आरो, विहान और काशवी बातें ही कर रहे थे कि केबिन का दरवाज़ा खोल कोई अंदर आया। सामने वाले शख्स को देखकर काशवी को बहुत गुस्सा आया। वो शख्स कोई और नहीं, रिधान था, और रिधान के साथ आर्या भी थी। आर्या रिधान की बिजनेस पार्टनर थी, इसलिए रिधान उसे भी साथ लाया था। उन दोनों को देखकर तीनों खड़े हो गए।
काश, आप लोग यहाँ? विहान, वो एक्चुअली भाई हमें फाइनेंस करने वाले हैं। काशवी और आरो ने विहान को घूर कर देखा। विहान शक पकाते हुए, ऐसे कम टाइम में भाई से ज़्यादा भरोसेमंद कौन हो सकता है? और दी उनकी पार्टनर है, इसलिए वो भी आई है। कासू विहान को घूरते हुए, जरा बाहर आओगे विहान, कुछ बात करनी थी। और कासू उठकर बाहर चली गई। आरो भी कासू के पीछे चला गया। विहान भी एक्सक्यूज मी कहकर उन दोनों के पीछे चला गया। विहान दोनों को ढूंढते हुए कासू के केबिन में आ गया। जैसे ही वो अंदर आया, कासू और विहान ने उसे मुक्के मारने शुरू कर दिए। विहान दोनों से दूर हटते हुए, अरे छोड़ो कमीनों, क्यों अपने हाथ साफ कर रहे हो मुझ पर? आरो, तूने हरकत ही वैसी की है। कासू, क्या जरूरत थी रिधान को यहाँ बुलाने की? विहान चिल्लाते हुए, तो तुम दोनों ही बताओ कि ऐसे समय में हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? कासू, वो कुछ भी हो, पर तुम्हारे भाई के साथ मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकती। विहान शरारत, ओ हो कासू, मतलब इतना प्यार कि भाई का नाम भी नहीं ले रही? कासू विहान का गला दबाते हुए, शट अप विहान, अदरवाइज आई विल किल यू। आरो, अब क्या करना है ये बताओ। विहान, तुम दोनों को इतनी प्रॉब्लम है तो बताओ, और कोई ऐसा इंसान है जिस पर हम इस वक्त भरोसा कर सकते हैं? आरो और कासू दोनों ही चुप हो गए। कासू, आर्या दी तो वैसे भी ठीक है, पर वो तुम्हारा पागल भाई मुझे भी पागल कर देगा। आरो अचानक से, पर मुझे प्रॉब्लम है आर्या से। काशवी और विहान शक की नज़र से आरो को घूरते हुए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है आर्या दी से? आरो हड़बड़ाते हुए, वो उसने जो भी कासू के साथ किया वो है मेरी प्रॉब्लम। काशवी, इस बात के साथ कोई और भी बात है, वरना तो इतना हड़बड़ाता क्यों? आरो, वो ऐसा है कि उसने आर्या के साथ अपनी सारी कन्वेंशंस और अपनी फीलिंग्स सब बता दी। वो खुद भी कासू और विहान से कुछ छुपाना नहीं चाहता था। कासू, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तू दी से मेरी वजह से नाराज मत हो। आरो कासू के सर पर हाथ रखते हुए, कासू तेरी वजह से कुछ नहीं है। उसे भी अच्छे से अपनी गलती का एहसास होना चाहिए ना, ताकि वो आगे से किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए और किसी के साथ गलत ना करे। विहान को से, मतलब तू तो मेरा जीजा हो गया। आरो विहान के गले में हाथ डालकर उसकी गर्दन कसते हुए, और तू साला? विहान उसका हाथ अपनी गर्दन से निकालकर उसे धक्का देते हुए, इज्जत से समझा, वरना रिश्ता होने नहीं देना है तेरा मैंने। आरो, जा बे, डरता नहीं हूं मैं। कासू, बाहर जो दो महारथी बैठे हैं उनका करना क्या है? विहान, देख कासू, हम इस वक्त किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर बाहर के कोई इंसान को लाते हैं तो क्या गारंटी वो भरोसेमंद होगा? और अगर उसे भी ऋतिक ने खरीद लिया तो हम क्या करेंगे? आरो, मतलब थोड़ी अकल है अब भी तुझ में। पहली बार कोई ढंग की बात सोची है, वरना तू है ही है बेढंगा। विहान नौटंकी करते हुए, चुप कर जा वरना काट डालूंगा। आरो, क्यों, कुत्ता है तू जो काटेगा? कासू, चुप करो यार तुम दोनों, और चलो, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तीनों कॉन्फ्रेंस रूम में आए जहाँ रिधान और आर्या बैठे थे। विहान, सॉरी आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। आर्या, विहू, डोंट बी फॉर्मल। रिधान का इस बात पर ध्यान नहीं गया, पर कासू और आरो ने देख लिया था। कासू को बुरा लग रहा था अब आर्या के लिए, कि उसकी वजह से आरो और विहान की नाराजगी आर्या को सहन करनी पड़ रही है। विहान आर्या को इग्नोर करते हुए रिधान से, भाई आप लोग तैयार हैं ना हमें फाइनेंस करने के लिए? कासू रिधान पर तंज कसते हुए, हाँ विहान, पूछ लो मिस्टर रिधान से कि वो रेडी हैं कि नहीं, क्योंकि ये दूसरों को भरोसे के काबिल नहीं समझते। आगे चलकर ये ना कहें कि हमने इनके साथ कोई फ्रॉड किया है। रिधान फीका सा मुस्कुराकर, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिधान ने भी काशवी के इस तंज पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझता था कि कासू बहुत हार्ड है। उन लोगों ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और सब बाहर निकलने लगे। कासू बाहर निकलने ही लगी तो रिधान ने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़कर कॉन्फ्रेंस रूम का डोर लॉक कर दिया। कासू के जब तक कुछ समझ आता, रिधान अपना काम कर चुका था। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा बंद होते ही आर्या, आरो और विहान ने पीछे मुड़कर देखा।
आरव और विहान जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ने को हुए तो आर्या ने उन्हें रोक दिया। आर्या, बात कर लेने दो दोनों को, उससे ही उनकी गलतफहमियां दूर होंगी। रिदु कुछ गलत नहीं करेगा कासू के साथ, वो बहुत प्यार करता है उससे। विहान आर्या से, आपके मुंह से समझदारी की बातें शोभा नहीं देती दी। आर्या नमाकों से, बिहू। विहान, मैं जा रहा हूँ, जरूरी मीटिंग है मेरी। इतना कहकर विहान वहां से निकल गया। आरव, तुम चाहो तो मेरे केबिन में आकर रिधान का वेट कर सकती हो। आर्या, नो थैंक्स, मैं वेटिंग एरिया में वेट कर लूंगी। आरव सख्त आवाज में, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आरव भी वहां से चला गया। आर्या नमाकों से, मैं चाहती थी तुम हक से बोलो कि चलो मेरे केबिन में, पर तुमने एक गेस्ट जैसे कहा मुझे। क्या मैं इतनी बुरी हूं आरव कि तुम मुझे माफ भी ना करो। आर्या वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में कासू खड़ी खड़ी रिधान को घूर रही थी। कासू, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर रिधान शेखावत। रिधान कासू के करीब आते हुए, बदतमीजी कहाँ, प्यार है जाना, हमें भी तो थोड़ा वक्त अकेले में मिलना चाहिए ना। कासू पीछे हटते हुए, इसलिए मैं विहान को मना कर रही थी आपकी हेल्प लेने से। रिधान प्यार से, जाना, अब मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा तुम्हारी मदद। कासू, या आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं। रिधान, तुम ही बता दो क्यों बढ़ रहा हूँ। कासवी अब पीछे दीवार से जाकर टिक गई। रिधान बिल्कुल कासू के करीब आकर खड़ा था। दोनों एक टक एक दूसरे को देखे जा रहे थे। रिधान कासवी की गर्दन को पीछे से पकड़कर अपने करीब कर रहा था। कासवी खुद को रिधान की पकड़ से छुड़ाते हुए, छोड़िए मिस्टर शेखावत, क्या कर रहे हैं आप। रिधान कुछ नहीं बोलता और कासू के सर से अपना सर जोड़ लेता है। रिधान सर्द आवाज में, जाना, ऋतिक जामवाल से थोड़ा सतर्क रहें, वो अपने भाई के प्यार में अंधा है, तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। कासू चौंक कर रिधान को देखते हुए, रिधान ऐसे मत देखो जाना, खबर बस तुम रख सकती हो क्या मेरी, मैं नहीं रख सकता। वैसे मैं हमेशा हूं तुम्हारे साथ जाना, पर तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना होगा ना। वैसे मैंने अपने बॉडीगार्ड खड़े करवा दिए हैं कंपनी के बाहर, फिर भी विहान और आरो को भी बता देना थोड़ा अलर्ट रहने के लिए। वैसे मैं तो कही दूंगा। कासू, इन सब की। रिधान कासू की बात बीच में काटकर प्यार से, मुझे पता है मेरी जाना सुपर वोमेन है, उसे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब अच्छे से संभाल सकती है, पर जाना मेरी तसल्ली के लिए करने दो, समझी। इतना कहकर रिधान कासू का माथा चूम लेता है और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही कासू अपने माथे को छूती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। रिधान बाहर आकर आर्या के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। आरो अपने केबिन से आर्या को जाता हुआ देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थी। वो तब तक आर्या को देखता रहा जब तक आर्या और रिधान कार में बैठकर वहां से निकल नहीं गए। आरो अपने आंसू पोंछते हुए, पता है बहुत ज़्यादा रूड रूड हो रहा हूँ तुमसे, तुम्हें बहुत हर्ट कर रहा हूँ अपनी आर्या को, पर ज़रूरी है तुम्हें अपनी गलतियों का अच्छे से एहसास होना, ताकि तुम दोबारा गलतफहमियों की वजह से कोई गलत कदम ना उठाओ। आरो थोड़ी देर वैसे ही खड़ा रहा, फिर अपने काम में वापस लग गया। कासू अपने केबिन में आकर बैठी हुई थी। तभी विहान और आरो आ गए उसके केबिन में। कासवी, क्या हुआ तुम लोग यहाँ। आरो, और रिधान ने कॉन्फ्रेंस रूम का डोर। कासू उसकी बात समझकर बीच में काटते हुए, रिलैक्स करो यार तुम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मुझे ऋतिक से अलर्ट रहने के लिए कह रहे थे और तुम लोग को भी अलर्ट रहने को बोला है उन्होंने, और अपने गार्ड्स भी कंपनी के बाहर लगा दिए हैं ताकि ऋतिक आकर कोई तमाशा ना करे। आरो, मतलब रिधान भाई अपनी जाना की पूरी खबर है। कासू आरो को घूरते हुए, शट अप आरो। विहान नौटंकी करते हुए, ओ ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कोई बहुत जल्दी मेरी भाभी बनेगी। उसकी ये बात सुनकर कासू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आरो, अरे अब तो रिधान भाई का नाम लेते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। कासू झूठ मूठ का चिढ़ते हुए, कमीनों निकलो मेरे केबिन से और जाओ अपने अपने काम करो, मुझे भी बहुत काम है। विहान, मतलब दिल में तो वो 2 रुपए वाले 2 लड्डू फूट रहे होंगे, पर मैडम को हमारे सामने एटीट्यूड दिखाना है। कासू, कौन से ज़माने जी रहा है बे, वो 2 रुपए
वाले 2 लड्डू अब 5 रुपए के हो गए। 2 रुपए में नकली वाले मिलते हैं बस। कासू की इस बात पर तीनों हंसने लगते हैं। कासू सीरियस होकर, मुझे लगता है तुम दोनों को अब आर्या दी से अपनी नाराजगी छोड़ देनी चाहिए। मानती उन्होंने जो भी किया वो गलत था, मैं भी नाराज हूं उनसे, पर जब उन्हें यह सब पता चला उन पर क्या बीती होगी हम नहीं समझ सकते। तुम लोग कोई बात ये कैसे सहन कर पाता कि उनकी माँ के साथ कोई ज़बरदस्ती करके उनका और उनके पापा का मर्डर कर दे। हमारे पास अपने माँ पापा हैं तो हम उस अनाथ वाली फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगे। एक दिन अगर पापा को ऑफिस से आने में लेट हो जाए तो हम 10 कॉल कर लेंगे, और जब पापा घर आते हैं तब हम भी निश्चिंत हो जाते हैं। कभी कभी बैटरी ऑफ होने की वजह से माँ या पापा का फ़ोन नहीं लगता या किसी और कारण से फ़ोन नहीं उठाते तो हम तुरंत घर के दूसरे इंसान को कॉल कर देते हैं। उसी वक्त हमारे दिमाग में 10 बुरे ख्याल आकर चले जाते हैं, पर जब हम उनकी आवाज़ सुनते हैं हमें कितना सुकून महसूस होता है। ऑफिस से जाकर माँ की गोद में लेट जाओ और वो सर पर से प्यार से हाथ फेर दे तो सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। माँ के हाथ की चाय पीकर बॉडी में एनर्जी वापस आ जाती है। पर जब हमें पता है कि हमारे माँ पापा जहाँ पर हैं वहाँ से कभी वापस नहीं आ सकते तो वो फीलिंग दुनिया की सबसे बुरी फीलिंग होती है। जब हमें पता है हम उनका चेहरा कभी दूसरी बार अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाएंगे तो हमारी आंखों का सुकून चला जाता है। मानती हूँ रंजीत अंकल और रजनी आंटी ने उन्हें हमेशा दिव्या दी जितना प्यार दिया। पूरे परिवार ने कभी उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि वो कोई अलग है। पर जब उन्हें ये सब किसी तीसरे इंसान से पता चला होगा, वो भी एकदम गलत तरीके से उन्हें बताया गया होगा, तो उनके मन में नफरत पैदा होना लाजमी बात है ना। तब उन्हें सही गलत बुरा भला कुछ नहीं समझा। उन्होंने बस उस अशोक सिंघानिया पर भरोसा किया और उसकी बातों में आती गई और उन्होंने सही गलत की पहचान खो दी। वो किसी को बोल नहीं पाती। आरू और वीहू ये सोच करके परिवार वालों को बुरा न लगे कि उन्हें ठीक से प्यार नहीं दे पा रहे, पर वो बहुत मिस करती होंगी ना बुआ और फूफा जी को। उन्हें अभी ज़रूरत है अपने भाई और अपने प्यार की, जो उन्हें संभाले, उन्हें समझाए, उन्हें एहसास कराए कि वो हैं उनके साथ। कासू ने यह सब बोलकर एक लंबी सांस ली। तीनों की आंखें नम हो चुकी थी। तीनों ने एक ग्रुप हक कर लिया। फिर तीनों ने कुछ देर बात की और कासू के केबिन से चले गए। शाम में तीनों घर आए तो देखा कि तीनों परिवार के लोग गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। वो तीनों भी जाकर परिवार के लोगों में शामिल हो गए। थोड़ी देर बाद सब उठकर चले गए। आरो वहीं बैठा हुआ था। वो किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो घर में चला गया। सर्वेंट से काफ़ी का कहकर वो सीधे अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। आर्या राठौर मेंशन में आई थी। वो जैसे ही अंदर आई, हॉल में ही रीना जी बैठी हुई थी। उनके साथ राजेश जी भी थे। राजेश जी, अरे आर्या बेटा आओ ना। आर्या मुस्कुराकर, जी अंकल जी आ ही रही हूँ। वो राजेश जी और रीना जी के पास आकर खड़ी हो गई। रीना जी, बैठो ना आर्या बेटा, मैं कॉफ़ी मंगवाती हूँ। आर्या, नहीं आंटी, मैं बस ये मूंग दाल का हलवा देने आई थी, माँ ने भिजवाया था। रीना जी, ये तो आरो का फेवरेट है, एक काम करो, जाओ बेटा तुम ही दे आओ आरो को। आर्या, आंटी मैं कैसे? राजेश जी, अरे जाओ बेटा, तुम लोग तो बचपन के दोस्त हो, साथ स्कूल में पढ़ते थे, तो क्यों इतना संकोच करना। रीना जी, हाँ बेटा जाओ। आर्या आरो के रूम की ओर बढ़ गई। आरो उस वक्त सावल लेकर बाहर ही आया था कि आर्या उसके कमरे में पहुंच गई। उस वक्त आरो शर्टलेस था। आर्या फटाफट पलट गई और पास रखे टेबल पर हलवे का कटोरा रखकर बाहर निकलने लगी। आर्या को ऐसे जाते देख आरो के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने फटाफट आगे बढ़कर आर्या का हाथ पकड़ लिया। आर्या, ये तुम? आरो मुस्कुराते हुए, खुलकर बोलो। आर्या, मुझे समझ आ रहा है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। आर्या चिढ़ते हुए, तुम शर्ट पहनो पहले अपनी। आरो सरल, अगर ना पहनो तो? आर्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, नहीं पहनना है तो मुझे जाने दो। आरो, ये भी नहीं करना है मुझे। आर्या, आरो प्लीज। आरो, क्या आर्या? आर्या प्यार से, आरो प्लीज अपनी शर्ट पहनो ना। आर्या ने इतने प्यार से बोला था कि आरो ने आर्या का हाथ छोड़ दिया और जाकर शर्ट पहन ली। आर्या,
हलवा गर्म है, खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इतना बोल आर्या वहाँ से जाने लगी तो उसके कानों में आरो की आवाज़ पड़ी। आरो प्यार से, अब लाई हो तो खिला भी दो ना, मैंने शर्ट भी पहन ली। आरो के इतना प्यार से बोलती ही आर्या वापस कमरे में आई और जाकर सोफे पर बैठ गई। आरो भी आकर उसके नज़दीक बैठ गया। आर्या ने हलवे का बाउल उठाया और आरो को एक बाइट खिला दिया। आरो बहुत प्यार से आर्या को देख रहा था। आर्या उसके ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो चुपचाप आरो को खिला रही थी। आर्या ने जैसे ही दूसरा बाइट आरो को खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, आरो ने चम्मच लेकर वो आर्या को खिला दिया। ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। आर्या जाने के लिए उठने ही लगी तो आरो ने उसका हाथ पकड़ अपने बाजू में बैठा लिया। आर्या हैरानी से आरो को देखने लगी। आरो, उस दिन पूछा था ना तुमने कि सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता क्या? तो मेरा जवाब हाँ है, सब कुछ हो सकता है पहले जैसा। ये बात सुनकर आर्या की आंखें नम हो गई और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आरो, प्लीज सोना, ये रोना धोना नहीं। इतना कहकर आरो ने आर्या को सीने से लगा लिया। आर्या ने भी कसकर उसे पकड़ लिया। आरो, आई लव यू सोना। आर्या, आई लव यू टू आरू। एंड सॉरी, मैंने बहुत दिल दुखाया ना तुम सबका। आरो, वो सब भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो पास्ट की हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। ऐसे ही दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में समाये बैठे रहे और बात करते वक्त कुछ देर बाद आर्या शेखावत मेंशन चली गई। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या सच में सब कुछ पहला जैसा हो जाएगा, या फिर अतीत का कोई सच फिर से इनके रिश्ते को हिला देगा? आप क्या सोचते हैं? क्या आर्या और आरो की ये नई शुरुआत टिक पाएगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।